साथियों, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, किसान मजदूर भाइयों का, माताओं बहनों का, मिथिला की इस पावन भूमि के आप तमाम बाशिंदों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। मैं अपनी बात रखूं उससे पहले इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास जी, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा जी, उत्तर प्रदेश और पूरे देश के नौजवानों की आवाज, आम लोगों की आवाज इस चुनावी सभा को संबोधित करने आए आदरणीय इमरान प्रताप गढ़ी जी, मंच पर उपस्थित जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सचिव, प्रवक्ता और यहाँ की प्रभारी आदरणीय रंजिता रंजन जी, हमारे आदरणीय, और उन्होंने अपने संबोधन में कहा, मेरे बड़े भाई अखिलेश बाबू जो राज्यसभा के एमपी हैं, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। वैसे तो अगर मैं मंच का संबोधन करना शुरू करूं, 4-5 मिनट तो संबोधन में ही चला जाएगा। औपचारिकता को छोटी करते हुए हमारे बीच मौजूद है प्रेमचंद मिश्रा जी, तमाम विधायकगण और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यपाल निखिल बाबू, सबको मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहां आने का मौका दिया। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक राम जी को, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आपके बीच रहते हैं, आपके सुख दुख के साथी हैं और हम उम्र पढ़े लिखे जोशीले नौजवान जो आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुशेश्वर स्थान के प्रत्याशी आदरणीय अतिरिक्त जी। दोस्तों, सच बात यह है कि मुझे इस सभा में नहीं आना था, क्योंकि कार्यक्रम कुछ इस तरीके से तय हुआ था कि बाबा का दर्शन करने के बाद हम गांव-गांव घूमेंगे, नुक्कड़ सभाओं में जाएंगे, लेकिन आदेश हुआ कि आप भी यहाँ पे आइए, तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं, मंच पर एक राजनीतिक समागम है, तो मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। मुख्य रूप से हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान प्रताप गढ़ी जी आपसे अपनी बातचीत रखेंगे, लेकिन जब माइक मिला है, मंच भी है और सामने आपकी मोहब्बत भी है, बात बोल ली जाए। सबसे पहली बात तो ये कि मिथिला अपने आप में गौरवशाली जगह है, माता जानकी की जन्मभूमि है, महान कवि विद्यापति जी की धरती है। विद्यापति जी लिखते हैं, उगना रे मोर कतवा गेले रे उगना। आज अगर विद्यापति जी की तरफ मिथिला में कोई कवि पैदा होता तो वो सिर्फ उगना की चिंता नहीं कर रहे होते, आज वो डूबना की चिंता कर रहे होते हैं। क्योंकि जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक साथी ने बताया कि अभी की घटना है, एक नौजवान हेमंत जो पटना में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, उसकी मौत हो गई नदी पार करते हुए
नाव पलटी, डूब करके उसकी मौत हो गई। और 10 साल पहले उसी के बड़े भाई की डूबने से मौत हो गई। विद्यापति जी उगना के बारे में लिख रहे थे, आज हमारे सामने डूबना सबसे बड़ी समस्या बन करके उभरी है। और जब मैं डूबने की बात कर रहा हूं तो सिर्फ उस परिवार के प्रति संवेदना नहीं व्यक्त कर रहा हूं, इस इलाके की जो त्रासदी है उस त्रासदी के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा इलाका बाढ़ग्रस्त इलाका है। कमला बलान और कोसी के चलते हर साल यहाँ बाढ़ आती है। जैसे आदत सी हो गई है, दिसंबर आएगा तो स्वेटर पहन लेते हैं ना, बारिश आएगी तो बाढ़ आएगी, ऐसा हमारे दिमाग में सॉफ्टवेयर फिट कर दिया गया है। और ये सालों साल से हो रहा है। इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा ये है कि कोई भी अस्थायी विकास का काम इस इलाके में आपको नजर नहीं आएगा। बाढ़ इतना बड़ा बहाना है कि सबसे बड़ी भ्रष्टाचार और सबसे बड़ा लूट उसके माध्यम से किया जाता है। जब बारिश होनी शुरू होगी तो बोल्डर डालना शुरू करेंगे, आधा टेलर बोल्डर डालेंगे, फिर पानी बढ़ जाएगा, फिर 100 टेलर का बिल पास करवा करके अपना पॉकेट गर्म कर लेंगे। यही हो रहा है। ये जो स्थिति है, उस स्थिति के चलते पूरे प्रदेश से लोग पढ़ने के लिए बाहर जाने को विवश हैं। अतिरेक जी शौक से अमेरिका थोड़ी गए थे पढ़ने के लिए। जब पढ़ने की कोई व्यवस्था ही नहीं होगी तो स्वाभाविक रूप से लोग बाहर जाएगा, लेकिन जो बाहर जाता है वो बाहर ही रह जाता है। आप अभी दिल्ली जाकर के देखिए, दिल्ली में जो बिहार और पूर्वांचल के लोग हैं उनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि छठ पूजा मनाने दिया जाए। जब नेता लोग चुनाव लड़ सकता है, बड़ी बड़ी भीड़ जमा हो सकती है, एक को आदमी मास्क नहीं लगाया हुआ है, तो फिर छठ पूजा होने में क्या बुराई है? सबसे बड़ी बात हो रही है। लेकिन उस जो मांग है, उस मांग के भीतर जो मुझे एक चीज नजर आती है कि बिहार के लोगों को दिल्ली में छठ मनाने की जरूरत क्यों पड़ी है। बिहार के लोगों को दिल्ली में छठ मनाने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि बिहार से जो लोग पढ़ने के लिए गए थे, काम करने के लिए गए थे, वो उसी शहर में जाकर के बस गए हैं। हिंदी में वो गाना गाना बंद हो गया है, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन। जो लिखते थे भिखारी ठाकुर विरह के बारे में, सही रेलिया बैरन पिया को ले जाते थे, वो जो विरह के गाने लिखे जाते थे, वो विरह आज भी बिहार के साथ चिपका हुआ है। वो विस्थापन का दर्द आज भी बिहार के साथ चिपका हुआ है। पढ़ने के लिए बाहर जाइए, काम करने के लिए बाहर जाइए, इलाज कराने के लिए बाहर जाइए, और नया नया ब्याह होगा तो हनीमून मनाने के लिए बाहर जाइए। तो हम जब बाहर जाने को विवश हैं, पहले रंगून जाते थे, ढाका जाते थे, कलकत्ता जाते थे, अब दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर राज्य का गंदगी उठाते हैं, मेहनत करते हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तमाम तरह की चीजें करते हैं। ये जो विस्थापन का इतना बड़ा दर्द है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए वो लोग जिम्मेवार हैं जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा करके कांग्रेस को हरा दिए, लेकिन इस राज्य में विकास की गाड़ी को कादों में ले जाकर के फंसा दिए हैं। इसीलिए आज मैं जो आपके बीच खड़ा हूं, मैं एक सीधी बात करने के लिए आया हूं। मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करना चाहता हूं। ये मौका है, 30 तारीख को जब आप वोट देने के लिए जाइएगा
तो आप अपने मुद्दों के बारे में विचार कीजिएगा। और मैं समझता हूं कि बिहार की एक एक आवाम के लिए उसका सबसे बड़ा मुद्दा है रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, राष्ट्र सम्मान का सवाल। और यही हमारा आत्मविश्वास है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान अमेरिका से पढ़ करके आपके बीच में आया है। ये पढ़ने के लिए बाहर जरूर गया है, लेकिन नेता बनने के लिए नहीं, बेटा बन करके आपके बीच में सेवा करने के लिए आया है। इसको आपको अपना समर्थन देना चाहिए। और आखिरी बात बोल करके मैं आपको खत्म करूंगा। भाषण सुनने आइएगा, ताली बजाइएगा, वोट नहीं दीजिएगा ना तो लड़ने वालों का हौसला कम हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो लूट है, देश के नाम पे जो दोस्तों का काम किया जा रहा है, देश की संपत्ति जो लूटी जा रही है, आप चाहते हैं कि हमारे जैसे नौजवान आंख में आंख डाल करके मोदी और शाह से सवाल पूछ सके, तो आपको नौजवानों को अपना समर्थन देना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि आपका आशीर्वाद अतिरेक भाई को मिलेगा। और अगर आप यहां से इतिहास बनाएंगे तो हम इस देश में इतिहास बदलने का काम करेंगे। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। ठंड का एहसास होगा जिनका लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे अल्पसंख्यक विभाग के सम्मानित अध्यक्ष और आपके जाने माने के साथ इनका स्वागत करते हैं। सबसे पहली बात तो मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में जो मौजूद साथी हैं, मैं उनसे इस बात की माफी चाहता हूं कि आप धूप में खड़े हैं और हम साए में बैठे हैं। इस बात के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैं समझ सकता हूं कि आप पसीने से तरबतर हैं। मैं समझ सकता हूं कि आपके सर पर कितनी कड़ी धूप है, लेकिन आप हम सबकी लाइव वाइव वाला काम थोड़ी देर बंद कर दीजिए। जो होगा आमने सामने होगा। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। कुशेश्वर वालों, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। रांची में था, रांची के कार्यक्रमों में था। मुझे आज उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा में शामिल होना था, क्योंकि प्रियंका जी की तरफ से आदेशित किया गया था कि वहां रहिए। लेकिन ये जो भक्त चरणदास जी हैं, इन्होंने इस तरह से मजबूर किया कि रात के 1 बजे जब मैं दिल्ली पहुंचा हूं तो इन्होंने कहा कि अब आप एयरपोर्ट से घर में रहिए, ताकि वहां से आप फ्लाइट पकड़ लें, घर जाएंगे तो शायद आप सो जाएं और ना आए। आप बहुत कश्मकश से गुजर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि कुछ महीने पहले जो चुनाव था उसमें मंजर कुछ और था और आज मंजर बदला हुआ है। तब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पयंबर नहीं आने और प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। 30 साल से जो बिहार की राजनीति है, और सिर्फ एक शेर कि अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अपने काबे
फिर अबाबीलों का लश्कर नहीं आया। मैं इस उपचुनाव में यहाँ क्यों खड़ा हूँ? आप पिछले 30 साल से एक दल विशेष को वोट देते रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं आरजेडी की बात कर रहा हूँ। पिछले 30 साल से आप उन्हें वोट देते रहे हैं, एक मुश्त वोट देते रहे हैं। मैं सीधे सीधे इस समय अकलियतों से मुखातिब हूँ, मैं आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ जो मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, मैं इनकी पेशानी की झुर्रियों में जो पिछले 60 सालों का 50 सालों का दर्द महसूस कर रहा हूं, मैं उसकी बुनियाद पर यहाँ खड़ा होकर के आपसे कह रहा हूं कि मेरे भाई, ये सच है कि मुल्क में ऐसा कुछ मंजर है, ऐसी कुछ तकदीर हमारी तुम्हारी है कि हम तुम इस मुल्क के बादशाह नहीं बन सकते, इस सूबे के बादशाह नहीं बन सकते। ये सच्चाई है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि बिना हमारे तुम्हारे भी कोई बादशाह नहीं बन सकता। सच्चाई को कब समझोगे? तुम्हारे कंधों का इस्तेमाल करके न जाने कितने लोग, तुम्हारे कंधों को सीढ़ियां बना के न जाने कितने लोग सूबे के मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, और आखिर में यही रहा कि चुप मुख्यमंत्री रहे। कभी आपके मुद्दों पर बोलने की बात आई तो कोई बोलने वाला खड़ा नहीं हुआ। मैं आज आपसे यहां से कहने आया हूं क्योंकि मैं गवाह